नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल वेद क्लासेस पर। दोस्तों, आज फिर से लेकर के आई हूँ आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक जो हमने पिछले टॉपिक किए हैं उनसे थोड़ा अलग है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जिसका नाम है आज अव्यय। देखिए, अव्यय को जानने से पहले या इसकी परिभाषा जानने से पहले हम ये जानते हैं कि अव्यय होता क्या है और ये कैसे बनता है, इस किन किन शब्दों के मेल से बना है, इसके बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, अव्यय जो है वो हमारा दो शब्दों से या दो वर्ण, एक शब्द और एक वर्ण के मेल से बना है, एक स्वर के मेल से बना है। देखिए, इसमें जो दो शब्द हैं या दो वर्ण हैं वो है सबसे पहले ए। इसमें हम ए को अलग करेंगे और वै को अलग करेंगे। देखिए, ए का जो मतलब होता है वो होता है न और वै का मतलब होता है खर्च। तो इन दोनों को अगर एक साथ जोड़ेंगे तो अव्यय का मतलब होता है न खर्च होने वाले शब्द। मतलब जो शब्द खर्च नहीं होते, मतलब बदलते नहीं हैं, उनकी प्रकृति जैसी है वो ऐसे ही रहते हैं, उन्हें कहते हैं हम अव्यय। देखिए, अव्यय वे शब्द हैं जो कभी नहीं बदलते और ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। दोस्तों, विकारी और अविकारी में अगर आपको कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इससे जो हमारी पहले वाली वीडियो है उन्हें देखिए, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इससे पहले वाली वीडियो हमारी इसी टॉपिक पर थी, अविकारी और विकारी। दोस्तों, ये जो अविकारी शब्द होते हैं इनकी प्रकृति जो होती है वो लिंग, वचन, काल या क्रिया के आधार पर नहीं बदलती, इसलिए इन्हें हम कहते हैं अविकारी। मतलब ये इनमें कोई विकार नहीं है या इनमें कोई विकार नहीं हो सकता किसी भी आधार पर, इसलिए ये कहलाते हैं अविकारी। आगे चलते हैं। अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं। सबसे पहला है इसमें क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और लास्ट है हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय। इनके सबके बारे में जानेंगे, तो इसलिए सबसे पहला जो हमारा अव्यय है हम सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। अव्यय है हमारा सबसे पहला क्रिया विशेषण अव्यय। देखिए, जहां पर क्रिया की विशेषता बताई जाती है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। दोस्तों, जहां पर भी क्रिया की विशेषता बताई जाती है, अभी तक हमने विशेषण के बारे में पढ़ा था कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, लेकिन अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन से होते हैं। देखिए, इनके भी 5 प्रकार होते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा क्रिया विशेषण अव्यय है ये भी 5 प्रकार का होता है। देखिए, सबसे पहले हमने बात करी अव्यय की। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। फिर हम उन चारों में से जो हमारा पहला प्रकार था क्रिया विशेषण अव्यय, उससे उस पर आए, और ये क्रिया विशेषण अव्यय जो होता है ये कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। और दिमाग में ये ध्यान रखना है कि जो क्रिया विशेषण अव्यय है उसे कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बताता है, उस शब्द को क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। देखिए, सबसे पहला जो इसका प्रकार है वो है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। दोस्तों, जैसा आपको इसके मतलब नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि कालवाचक मतलब कहीं ना कहीं समय का हमें बोध होगा, हमें इससे समय का पता चलेगा। काल मतलब समय, तो कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में हमें समय का बोध होता है। और समय को आप ऐसे नहीं देख सकते कि जैसे एक वाक्य है कि राम सुबह 4 बजे उठता है। अगर आपको ये वाक्य दिया गया है और आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा अव्यय है, तो इसमें जो ये 4 बजे है आप कहेंगे कि ये हो सकता है क्योंकि समय बताया जा रहा है, लेकिन वो नहीं है। इसमें जो शब्द आते हैं वो ये हैं, जैसे आजकल, जल्दी, सुबह शाम, दिन रात में, कब, अब, दिन भर। ये शब्द हमारे जो आते हैं वो कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में आते हैं, क्योंकि हमें क्रिया की विशेषता बतानी है। हमें जो है इसमें क्रिया की विशेषता बतानी है, इसलिए जो शब्द होते हैं वो ये होते हैं। जैसे हमारा ये हुआ कि आज मैं मेरठ जाऊंगी, तो मेरा जो जाना है वो कब होगा? आज होगा। तो जो क्रिया की विशेषता है वो होगी आज।
कल सीता मेरठ आएगी, तो वो कब आएगी, आना तो उसे है लेकिन कब आना है, कल। तो आने की जो विशेषता हुई, आना हमारा हुई क्रिया, और इसकी जो विशेषता हुई वो हुई कल। तो इसलिए यहाँ पर होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, जहाँ पर हमें समय का बोध हो और विशेषता किसकी बताई जाए, क्रिया की, वहाँ पर होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। आगे चलते हैं। देखिए, अगला जो हमारा विशेषण है, क्रिया विशेषण अव्यय है, वो है स्थानवाचक। दोस्तों, इसके भी नाम से पता चल रहा है कि स्थानवाचक मतलब स्थान का बोध होता है। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, देखिए, जैसे आपसे मैंने अभी पहले वाले वाक्य में ये बोला कि सीता मेरठ आएगी, तो आप कहेंगे कि मेरठ आएगी मतलब स्थानवाचक है, लेकिन ये स्थानवाचक अव्यय नहीं है। जैसे हमने पहले वाले में कुछ शब्द बताए, ऐसे ही इसमें भी हैं। देखिए, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, भीतर, बाहर, मध्य में, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे। क्योंकि क्या है, क्रिया की हमें विशेषता बतानी है, इसलिए ये शब्द ये वाले हैं। कोई पर्टिकुलर स्थान आपको दिया जाएगा तो वो हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं होगा। हमें जहाँ पर ये शब्द दिए जाएंगे, क्रिया की विशेषता बताई जाएगी, वहाँ पर ही हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। अगला है, देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। यहाँ पर क्या होता है, क्रिया की विशेषता बताई जाएगी, जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, अचानक, आजीवन। रीतिवाचक मतलब उसकी प्रकृति का हमें पता चलेगा। जो हमारी क्रिया है, हमें उसकी प्रकृति का पता चलता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण में, कि वो जो काम है वो किस प्रकार से हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है। जैसे ये कहते हैं कि जल्दी जल्दी चलो, बस छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी, तो वहाँ पर होता है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। आगे चलते हैं। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाणवाचक दोस्तों मापन या तोल, इससे हमें किसी वस्तु के मापन या तोल के बारे में ज्ञान होता है। जैसे खूब, भर, थोड़ा, अत्यंत, कम, बहुत, बिल्कुल। ये जो शब्द आते हैं, ये आते हैं हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में। जैसे मैंने खूब खाया, तो खाया क्या है, हमारी क्रिया है, खाना, और जो उसकी विशेषता बता रहे हैं वो कौन सा शब्द है, खूब। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि उसने खाना जो है वो ज़्यादा खाया है, और इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, परिमाणवाचक। आगे चलते हैं। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसमें भी सिंपल है कि इसमें प्रश्न प्रकट होता है। दोस्तों, ये जितने भी क्रिया विशेषण के प्रकार हैं, इनके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इनमें होता क्या है। आपको एग्जाम्पल देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय है। देखिए, इसमें प्रश्नवाचक में तो सिंपल है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह शब्द होते हैं वो ही इसमें प्रयोग किए जाते हैं, जैसे किस लिए, क्यों, क्या, कब। और दोस्तों, ये मत समझिए कि जितने शब्द मैं आपको यहाँ पर लिखवा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, सिर्फ वही हैं, और भी बहुत सारे हैं। ये तो सिर्फ आपको थोड़ा समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। आप किसी बुक की हेल्प लेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि ये शब्द बहुत सारे हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आगे चलते हैं। देखिए, वो हुआ हमारा क्रिया विशेषण पूरा, जिसके मैंने आपको 5 प्रकार कराए। पहला प्रकार था कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और प्रश्नवाचक। ये हुआ हमारा क्रिया विशेषण अव्यय पूरा। अब हम अपने अगले अव्यय की तरफ आते हैं, वो है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। देखिए, जहाँ पर 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। दोस्तों, बहुत आसान है समुच्चय बोधक अव्यय। जहाँ वो शब्द जो 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। हम कोई भी निबंध लिखते हैं या कोई भी पत्र लिखते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारी कोई भी बात सिर्फ एक वाक्य में ही पूरी हो जाए। हमें वाक्य बोलने पड़ते हैं, बहुत सारे निबंध लिखते हैं तो उसमें भी बहुत सारे वाक्य हमें लिखने पड़ते हैं। तो इसलिए हमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है जो 2 वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। तो वो शब्द जो 2 वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है, उसी को कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय।
ये शब्द कौन कौन से होते हैं देखते हैं। देखिए, जैसे अगर, तथा, किंतु, परंतु, अथवा, लेकिन, मगर, और, बल्कि, या, भी। दोस्तों और भी बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। इन्हीं के माध्यम से आगे देखिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, जैसे सिम्मी ने दूध पिया और सो गई। दोस्तों सिम्मी ने दूध पिया ये एक अलग वाक्य है, और वो सो गई ये एक अलग वाक्य है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो कौन सा शब्द है? और। इसलिए यहाँ पर जो और शब्द है वो हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है। हर वो शब्द जो दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है वो हमेशा हमारा समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। देखिए अगला देखते हैं। मैं मेरठ जाता हूँ किंतु जा नहीं पाया। मैं मेरठ जाता किंतु जा नहीं पाया। जो इसमें किंतु शब्द है वो हमारा इन दो अलग अलग वाक्यों को एक करने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हुआ हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। अगला है दोस्तों संबंधवाचक अव्यय। देखिए, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्यों के साथ दिखाते हैं संबंधवाचक अव्यय कहलाते हैं। दोस्तों वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध हमारे पूरे वाक्य के साथ दिखाते हैं वहाँ पर क्या होता है? संबंधवाचक अव्यय शब्द होता है। वो जो हमारा शब्द होगा जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध पूरे वाक्य के साथ दिखाएगा वो हमारा होता है संबंधवाचक अव्यय। इसके शब्द देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, के बाद, के नीचे, ऊपर, के ऊपर, से पहले, इसमें ये शब्द आते हैं। दोस्तों अब आप ये सोचोगे कि जो हमारा स्थानवाचक था या हमारा और ये जो हमारा अब संबंधवाचक हैं ये दोनों, इन दोनों में एक से शब्द आ रहे हैं, लेकिन मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर करती हूँ। देखिए, जो हमारा जो ये संबंधवाचक अव्यय है इसका एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। देखिए, सेना युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी। हमें एक स्थान, एक संबंध बताया जा रहा है किसके साथ? संज्ञा या सर्वनाम के साथ। सेना क्या है? हमारी संज्ञा है, और जो शब्द है से आगे, इसका संबंध किससे है? हमारी सेना से, क्योंकि बात किसके बारे में हो रही है? सेना के बारे में। तो से आगे जो हमारा शब्द है ये हुआ हमारा संबंधवाचक शब्द, क्योंकि बात हो रही है सेना के बारे में और सेना क्या है? हमारी संज्ञा है। दूसरा देखते हैं, वह छत के ऊपर बैठा है। देखिए, के ऊपर जो ये शब्द है, के ऊपर, ये किसके बारे में बता रहा है? वह के बारे में, कि वह छत के ऊपर बैठा है, और वह है हमारा यहाँ पर सर्वनाम। इसलिए हमें साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है? हमारा संबंधवाचक अव्यय। दोस्तों अब मैं थोड़े से आपको स्थानवाचक के ऊपर बताती हूँ। देखिए, जैसे इसी में देख लीजिए, यहीं पे बता देती हूँ कि ये तो हुआ हमारा संबंधवाचक का कि सेना युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी। अब हम एक वाक्य ये देखते हैं कि सेना आगे बढ़ी, तो ये होगा हमारा स्थानवाचक कि सेना आगे बढ़ी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आगे बढ़ी। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि सेना युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी। से लगने से ही हमारा जो वाक्य है वो पलट जाता है। जहाँ पर से, के साथ हमारा अगला शब्द आता है वहाँ होता है हमारा संबंधवाचक, और जहाँ पर ये शब्द के और से के बिना आते हैं वहाँ पर होता है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अगला चलते हैं। अगला है हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय। देखिए, जिन शब्दों से शोक, घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि के भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अब ये देखते हैं कैसे होते हैं ये वाले जो शब्द होते हैं। विस्मयादि मतलब हमें कोई आश्चर्य हो रहा है या घृणा हो रही है, हर्ष हो रहा है। ये जो शब्द, जिन शब्दों का हम प्रयोग इन सबको प्रकट करने के लिए करते हैं, अपनी घृणा को
अपने शोक को, अपने हर्ष को, उन शब्दों को कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। देखिए ये शब्द कौन कौन से होते हैं? ओहो, हे, अरे, वाह, अच्छा। और भी बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन ये थोड़े से मेन शब्द लिए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वाह कितना सुंदर फूल है। तो ये जो हमने वाह कहा है, ये हमने अपना आश्चर्य कह लो या हर्ष कह लो, ये प्रकट करने के लिए कहा है। वाह कितना सुंदर फूल है, हम किसी की जो है बढ़ाई कर रहे हैं, हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो हम बोलते हैं कि वाह कितनी सुंदर है। तो यहाँ पर हुआ हमारा आश्चर्य भी हो सकता है, यहाँ होता है हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय। अगला देखते हैं, छी, यहाँ कितनी गंदगी है। ये क्या हुआ हमारा? एक तरीके से हम दुख भी प्रकट कर रहे हैं कि यहाँ पर कितनी गंदगी है। तो जो शब्द शोक, घृणा, दुख, सुख ये सब प्रकट करने के लिए लिखे जाते हैं, होते हैं, वहाँ होता है हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय। छोटा सा एक रिकैप कर लेते हैं शुरू से ही। देखिए आज मैंने आपको कराया अव्यय। अव्यय जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है इसमें क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा होता है संबंध बोधक और चौथा होता है विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण अव्यय भी 5 प्रकार के होते हैं। उन पांचों के बारे में मैंने आपको बताया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो आज हमारा टॉपिक है अव्यय वाला वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिए, चाहे आपको किसी किताब की भी सहायता लेनी पड़े वो भी आप लीजिए, लेकिन हर टॉपिक अपना क्लियर करते चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम में हर इन छोटे छोटे टॉपिक्स में से ही प्रश्न आते हैं। ये आपको बहुत मदद करेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।